कंप्रीहेंसिव एग्जांपल, कंप्रीहेंसिव एग्जांपल तो आपने सिर्फ पहले चैप्टर की करनी है और बस कंप्रीहेंसिव एग्जांपल। और जो बेसिक एग्जांपल्स है ना, वो जो शॉर्टकट एग्जांपल्स है ना, जिससे कांसेप्ट क्लियर हो, वो आपने देख लेनी है। बाकी तो सिर्फ जो आपको डाटा दिया है एग्जांपल्स, पूरी बड़ी एग्जांपल कोई भी करने की आप जरूरत नहीं। 4, 5 और 6 की नाम है क्या? वो बड़ी बड़ी एग्जांपल तो करनी नहीं है, वो तो सिंपल आपको जो सवाल करवाए गए हैं ना, बस वही। कहते हैं फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस ऑफ हुमर ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 30th June 21। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको गिवन है 142 मिलियन, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है 665 ऑन, आगे डेट इसकी मिस है तो डेट इसकी हम समझ लेते हैं कि शुरू वाली है, और डेट इसकी शुरू वाली कौन सी बनेगी 30 जून 1720 की कर लेते हैं, 17, मतलब इस साल की डेप्रिसिएशन लेनी है। उसके बाद वो कहता है कि जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपके पास 4.5 मिलियन, इन्वेंट्री आपको गिवन है, ट्रेड डेटर्स, प्री पेमेंट्स, बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बैंक करंट अकाउंट, ऑनर्स ड्राइंग्स, कॉस्ट ऑफ सेल। इसका मतलब है अगर कॉस्ट ऑफ सेल ये इधर है तो फिर ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है ना, तो फिर इन्वेंट्री जो है ना वो क्लोजिंग स्टॉक। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, फिर दूसरी साइड पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड डेटर्स। ये ट्रेड डेटर्स तो नहीं हो सकते, ये ट्रेड क्रेडिटर्स है, ट्रेड क्रेडिटर्स। एक्रूवल्स और सेल्स, additional information during the physical inventory count carried out 30th June following matters were noted for which nothing has been recorded in the books। यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, कहते हैं जो अभी मैं ट्रांजैक्शन बता रहा हूं ना, ये रिकॉर्ड नहीं की, तो अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो उसका जो जो इफेक्ट आएगा फिर सारे लेंगे। पहला, गुड्स हैविंग कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस respectively were withdrawn by the owner for his personal use। ड्राइंग्स है, अब इसकी एंट्री क्या पास करोगे, ड्राइंग्स टू परचेज। अब परचेज तो है ही नहीं, परचेज तो है ही नहीं। जब ऐसी सिचुएशन है तो फिर ड्राइंग्स टू कॉस्ट ऑफ सेल, ड्राइंग्स टू कॉस्ट ऑफ सेल। जिस जगह पर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, अब देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आए जरा। पहले पास एंट्री, आपने एंट्री क्या पास की, वैसे ड्राइंग्स टू परचेजेस एंट्री पास होती है। अब ये बात आपको याद रखनी चाहिए, कब ड्राइंग्स टू कॉस्ट ऑफ सेल एंट्री पास होगी, अगर कॉस्ट ऑफ सेल गिवन, तो कॉस्ट ऑफ कितनी अमाउंट से, कॉस्ट से या सेल वैल्यू से, कॉस्ट से। कितनी है कॉस्ट, दूसरी एंट्री भी इसकी साथ ही पास कर लो। अब ये तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी तो होगा, ये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी होगा, तो आप एक क्लोजिंग स्टॉक की भी एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करोगे माइनस, क्योंकि उसने खुद कह दिया इसको कुछ नहीं किया हुआ, इसको कुछ भी नहीं किया हुआ। यहां पर वो कह रहा है ना, नथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करेंगे माइनस, माइनस। अगर माइनस करेंगे तो एंट्री क्या पास होगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक कितनी अमाउंट से, 4 अब जरा देखें, कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस भी हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस भी हो रहा है। इसका मतलब है इसको एडजस्ट करने की जरूरत, सिंपल क्या करो, ड्राइंग्स में प्लस कर दो और क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस। ओके, ये मेन उसने पेपर में जब जिसका सॉल्यूशन दिया ना, उसने ड्राइंग्स में प्लस किया हुआ था और इन्वेंट्री में से माइनस किया हुआ था, तो लोग परेशान हो गए थे कि ये क्या चक्कर है। असल में ना कॉस्ट ऑफ सेल में भी इफेक्ट आता है, लेकिन क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि परचेज की वजह से भी, परचेज की एंट्री की वजह से भी और क्लोजिंग स्टॉक की वजह से भी,
तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, तो सिंपल उसने वो एंट्री पास करवा देते हैं। इवन कि टीचर्स मैंने देखा है कि सोल्यूशन क्या एंट्री पास करवाते हैं, ड्रॉइंग्स टू इन्वेंट्री। अब जवाब तो ठीक आ जाएगा इससे, लेकिन जो स्टूडेंट को पूछता नहीं है कि सर ये कॉस्ट ऑफ सेल में इसकी वजह से फर्क तो आना चाहिए, क्योंकि परचेजेस क्रेडिट हो रहा है हमारा, कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक पे इफेक्ट आ रहा है, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल क्यों नहीं चेंज हो रही? वो ये वजह है कि कॉस्ट ऑफ सेल चेंज नहीं हो रही। ओके होगी बात? तो ये क्योंकि इसके ऊपर इंपोर्टेंट लिखना है और इसको आपने हल करके जाना है, जब जाना है तो हल करके जाना। फिर कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है, क्रेडिट होगा तो ये कम ओए यार ऐसे कर लो ना, ये कम कर दो, ये बढ़ा दो, तो जल्दी में लिखा गया फिर भी फैक्ट नल, ठीक है। आगे चले, दूसरी एडजस्टमेंट है, कहता है गुड्स कॉस्टिंग 14 मिलियन वर फाउंड डैमेज एंड वुड बी सोल्ड एट 90% ऑफ द परचेज कॉस्ट आफ्टर इनकरिंग 1.9 मिलियन। मुझे इसकी एनआरवी बताएं, कॉस्ट है 14 मिलियन, एनआरवी बताएं जल्दी से, कितनी? 10 पॉइंट, पक्का? कैसे भला? 14 मिलियन का पहले लेंगे 90%, जो आंसर आएगा उसमें 1.9 माइनस भी करेंगे, 10 पॉइंट। एनआरवी लॉस कितना आया? एनआरवी लॉस कितना आया? 3 पॉइंट। तो बताओ एनआरवी लॉस की एंट्री क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री, ये तो ऐसे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री या स्टॉक 3 पॉइंट, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल में स्टॉक में से। अच्छा, जब मैं ये कर रहा होता हूँ ना तो मैं फौरन ये देख रहा हूँ, अच्छा ये दो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कॉस्ट ऑफ सेल भी हमारा एक्सपेंस होता है, स्टॉक भी डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल भी बाय डिफॉल्ट डेबिट, तो एक डेबिट प्लस हो रहा है, एक डेबिट माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है ये बराबर ही इफेक्ट आएगा इसका। उसके बाद कहता है गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 3.5 मिलियन वर रिटर्न टू अ सप्लायर ऑन 30 जून 21। एंट्री पास करो जनाब, परचेज रिटर्न की एंट्री, परचेज रिटर्न डेबिट नहीं, क्रेडिट होता है, अकाउंट पेएबल डेबिट। अब परचेज रिटर्न की जगह कॉस्ट ऑफ सेल लिखेंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न तो है ही नहीं, तो जब कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड हो, गिवन हो ना, तो फिर जो कॉस्ट ऑफ सेल के फार्मूले के अंदर चीजें आती है ना, वो उसके नाम से नहीं आती, वो किस नाम से आती है? कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से आती, सिवाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल का आप करते हो क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 3.5। अब बताओ ये क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस हुआ का प्लस? परचेज रिटर्न है माइनस, तो फिर एंट्री क्या पास करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल टू फिर वही बात बन गई, अकाउंट पेबल में से माइनस, कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस और खत्म होगी कॉस्ट ऑफ सेल, और इन्वेंट्री में से भी माइनस। तो मेन अकाउंट पेबल से माइनस करना है और इन्वेंट्री में से माइनस करना, मेन तो अकाउंट पेबल से माइनस करना है, और ये पहले भी एक दफा ये अमाउंट आई हुई थी 670 के नाम से। तो ये तो पहली एडजस्टमेंट हमारी पूरी हो गई। अब आ जाए एडजस्टमेंट नंबर 2। A payment of 7.2 million being 40% amount of yearly maintenance contract commencing from 1st October 20 was included in prepayment. Remaining amount is payable on completion of the contract. ये तो repeated चीजें हैं। अब पेमेंट 7.2 million 40% amount of yearly maintenance contract commencing कब? 1st October और include in the prepayment। हमने पेमेंट की 7.2 मिलियन की, जो कि 40% है, तो पूरी अमाउंट कितनी होती है बता सकता है कोई? 7.2 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 80, 80, ये 18 हो गई किसकी?
ईयरली, ईयरली 7.2 रिसीव कितने किए हुए हैं? 7.2 रिसीव किए हुए हैं। बनते कितने हैं? एक साल के 18। अब ये कब शुरू हुआ आपका कॉन्ट्रैक्ट? 1 अक्टूबर को, और बाकी के पैसे बाद में मिलने हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है? बनते कितने हैं? 7.2 रिसीव कर लिए हैं, हमारे असल में बनते कितने हैं? 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 जून 21 हमारा ईयर एंड है। तो कितने महीनों का हमारा बनता है? तो 9 महीनों के कितने पैसे बनेंगे? 18 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 कितने? 13 लो मेरे भाई 13.5 बनते हैं, 7.2 ले लिए हैं और उसको किस में लिखा हुआ? उसे दे दिए हैं और उसको किस में लिखा हुआ? प्री पेमेंट के अंदर। अब आप मुझे इसको सही सही जगह पर पहुंचाएं। इनको दोबारा एक दफा सुन लें। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया 1 साल का, 18 महीने उनको देने हैं और हमारे बनते कितने हैं देने वाले साल के 9 महीनों के अंदर? 13.5। हमने 7.2 दे दिए, 7.2 दे दिए, बाकी देने वाले कितने रह गए? 6.3। 6.3। अब मुझे बताओ 7.2 का कुछ करोगे? प्री पेमेंट से निकाल कर एक्सपेंस में ले जाएंगे। प्री पेमेंट्स के बुकों पे वो तो प्री पेमेंट अब आए नहीं, एक्सपायर हो गया। 7.2 प्री पेमेंट्स में से माइनस कर देंगे और किस में लिखेंगे? एक्सपेंस के अंदर। एक देखिए आपका ईयर एंड क्या है? हाँ जून ही है। पहला इफेक्ट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट है ये जो और पैसे कितने बनते हैं? 6.23। ये 6.3 को भी एक्सपेंस में ऐड करेंगे और करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे। बस हो गया खत्म। क्या? पहले 7.2 प्री पेमेंट में लिखा हुआ है वो निकालेंगे, एक्सपेंस में लिख देंगे, फिर 6.2 भी एक्सपेंस में लिखेंगे और 6.2 को करंट और लायबिलिटी में भी लिखेंगे। 18 का कुछ नहीं करना। 18 तो वैसे साल का बनता था ना, हमने उस साल से पता किया कि हमारा कितना बनता है। ठीक होगी बात? तो इसमें हमने करना क्या है? अगर मैं एंट्री के हिसाब से बताऊं तो पहले तो प्री पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से भला? और फिर एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा और एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। अब क्या होगा? प्री पेमेंट में से भी माइनस हो रहा है, करंट लायबिलिटी में और एक्सपेंसेस में है। वो 7.2 वाला भी ऐड हो जाएगा, जो अक्रूड है वो भी है। जिसके एडवांस दिए हुए वो भी एक्सपेंस में हो गया और जो अभी पे नहीं किए वो भी एक्सपेंस हो गया। उसके बाद आ जाए जनाब एडजस्टमेंट नंबर 3। The bank deposit account was opened on 1st October 20 for 1.5 years. 1.5 साल के लिए अकाउंट ओपन किया। कब अकाउंट ओपन किया है जी? At the rate of 12% per annum, interest is credited at every 6 months. हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट क्रेडिट होता है जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू सेल। ला जी सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं 1 अक्टूबर 2020 को हमने 1.5 साल के लिए अकाउंट ओपन किया। 30 जून तक कितना टाइम हो चुका है? 9 महीने। बाकी कितने रह गए? 9 महीने। 1.5 साल के लिए हमने। तो मुझे बताओ जो डिपॉजिट अकाउंट है करंट एसेट में जाएगा या करंट नॉन करंट एसेट में? करंट में आएगा, क्योंकि 1.5 साल तो ओपन किया था 1 अक्टूबर को। हमने सोचना है 30 जून 21 को बाकी कितना डिपॉजिट है। डन। अब आज से कितने महीने पहले किया है? 6 महीने पहले, सॉरी 9 महीने पहले। 6 महीने का इंटरेस्ट बन चुका है और वो गलती से सेल में क्रेडिट कर दिया और बाकी 3 महीने का इंटरेस्ट तो अभी लिखा ही नहीं होगा। कैसे पता चला? क्योंकि वो कहते हैं हर 6 महीने का इंटरेस्ट हम लिखते हैं। तो पहले 6 महीने का तो इंटरेस्ट उसने लिख लिया लेकिन लिखा गलत, और दूसरे 3 महीने का इंटरेस्ट अभी लिखा ही नहीं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो 6 महीने का इंटरेस्ट उसने बनता कितना है वो देखते हैं। डिपॉजिट अकाउंट बता सकते हो कितना है? 40। रेट कितना है? 12%। 40 का 12% और 6 महीनों का, और 40 का 12% 3 महीनों का। अब इकट्ठा भी ले सकते थे। 6 महीने का 28.8।
28.8 इसका 1. सर 2.4 अल्लाह अकबर, और नीचे में इसका 1.2. कितना 2.4 इसका 1.2 इसका। अच्छा अब ये जो है ना 2.4, इसके बारे में वो कह रहा है कि क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, सेल से माइनस करके अदर इनकम में लिख देंगे, सेल से माइनस अदर इनकम, सेल से माइनस। पता भी चाहता क्यों किया ऐसा, क्योंकि उसको होना ही अदर इनकम में चाहिए था। और ये जो 1.2 है ये हमारा बन चुका है अर्नड बट नॉट रिसीव, तो क्या करेंगे, इसको भी अदर इनकम में ऐड करेंगे और करंट एसेट्स, इसको अदर इनकम में भी ऐड करेंगे इसमें, और दूसरा कहाँ का पर लिख देंगे करंट एसेट के अंदर जाकर प्लस, खत्म हो। उसके बाद आ गया जनाब ये मेन, इसके लिए ही सारा सवाल करवाया है चौथी एडजस्टमेंट के लिए। बाकी एडजस्टमेंट अच्छी थी लेकिन वो आपको समझ लग रही थी, और जो एडजस्टमेंट आपको समझ लगे फिर कहाँ की अच्छी हुई। एडजस्टमेंट अच्छी वो होती है जिसकी समझ ना लगे। पेपर में बैठ के कह रहे होंगे क्या अच्छी नहीं आई, बहुत अच्छी है। देखिए मेन टारगेट क्या है, पेपर पास करना, वो हो जाना है, परेशानी वाली कौन सी बात है। मेन तो यही है ना, पेपर पास करना, पेपर पास हो जाना है, बाकी एंजॉय करो। मतलब ये पेपर तो पास है ना, तो बस फिर वहां पर जाकर देखिए पेपर में ना आपने, मैंने आपको कहा ना पहले 20 क्वेश्चन में अगर आपके 8-10 ठीक हो रहे हैं ना फिर भी आपका पेपर पास है। मैं तो कहता हूं पहले 20 के 20 भी नहीं आते फिर भी पेपर पास है। मतलब क्या है, मेन आपने अपने हवास पे हमेशा कंट्रोल रखा था। जितना आप पैनिक होते हैं ना, देखिए एक्सीडेंट क्यों होते हैं, बंदा दिमाग यानी जैसे अचानक कोई चीज सामने आती है ना वो ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर पे पांव रख देता है, अगले का भी बेड़ा गर्क अपना भी बेड़ा गर्क। अगर वो बंदा अपने प्रॉपर हवास में जाए, उसे पता हो कि भाई ब्रेक लगानी है, वो तब ही होता है कि जब वो रिलैक्स हो। तो आप जितना रिलैक्स होंगे ना, मैं आपको कह रहा हूं ना कि आपके 20 सवाल आपको मुसलसल समझ ही नहीं लगे तब भी पेपर आपके हाथ में, और ऐसा होना नहीं है 20 में से कोई आपको एक आधा आता होगा तो पेपर तो पास है। वैसे ना मेरे स्टूडेंट में बड़ा हौसला होता है, ये पहले स्टूडेंट है डरपोक से मेरे सामने आया है कि वो अभी भी डर रहे हैं। अब ये आप देखना कि पेपर में ना तकरीबन जो जितना हमने पढ़ लिया है ना उसके 40% में से आपका पूरा पेपर हो जाता है, जितना हमने पढ़ा है उसके 40% से आपका 100% पेपर होता है। तो हमने पहले ही बाउंड्री क्रॉस की है, तो इसलिए वो टेंशन ना ले। और हमने फाइनल अकाउंट को रट्टा नहीं मारा, और इसी वजह से आपका बाकी पेपर ठीक हो जाने, क्योंकि ये ना बंदे की ना नसें, दिमाग की नसें खुल जाती हैं, बंदे को इधर घूम घुमा के वो चीजें का अंडरस्टैंडिंग बनती है। चले जी अब सवाल जरा पढ़े, इसको पढ़ के ना इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, क्योंकि बाकी जो सवाल है ना वो आपको एडजस्टमेंट आती है। ये एक ही सवाल है ये पेपर में जो आता है, द फिगर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द बैंक करंट अकाउंट, करंट अकाउंट की बात कर रहा है, डिपॉजिट अकाउंट के बारे में तो पहले ही बता चुका है कि किधर लिखना है। प्रायर टू रिकंसिलिएशन विद द बैंक स्टेटमेंट, कहता है वो रिकंसिलिएशन बनाए बगैर लिख दिया है। इसका मतलब है हम एसओएफपी के अंदर एडजस्टेड बैलेंस लिखते होते हैं। कौन सा लिखते होते हैं, और उसने कौन सा लिखा हुआ है, अनएडजस्टेड। अब एडजस्टेड बैलेंस फाइंड कैसे करते हैं, दो तरीके होते हैं, कैश बुक के अंदर कैश वाली चीजें लिख दो, या बीआरएस के अंदर बीआरएस की चीजें लिख दो, एंड पे बैलेंस निकाल दो, वही एडजस्टेड बैलेंस है। अब वो क्या रहा है, कहता है डिस्कवर क्या किया। अब यहां पर हमने एक छोटी सी बीआरएस बना लेते हैं, यहां बना लेते हैं कैश बुक और यहां पर बना लेते हैं बीआरएस, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। अब पहले बैलेंस देखो कितना, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंस बताओ कितना है करंट अकाउंट का। 8.3। अब वो क्या लिखा हुआ है, कहता है करंट अकाउंट बैलेंस प्रायर टू रिकंसिलिएशन विद द बैंक स्टेटमेंट 8.3। वो कैश बुक का बैलेंस होता है, वो किसका बैलेंस होता है, कैश बुक का। तो हमने कैश बुक में लिख दिया। आगे कहता है
check rupees 33.1 million deposited into bank were not credited. NC 3.1 वो इधर लिखते होते हैं, ठीक है। हाँ जी, एनपी डेबिट से ये क्रेडिटेड था। ये क्या लिखा हुआ है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वर नॉट क्रेडिटेड। आगे देखें, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन टू द बैंक क्वार्टरली ऑफिस रेंट till 31st August 21 अमाउंटेड रुपीज वाज डेबिटेड। अब बैंक ने डेबिट कर दिया, अब हम क्या करें, इसको क्रेडिट कर देंगे 4.2 से। डन। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 0.2 मिलियन वर डेबिटेड। ये किस में डेबिटेड होगा, बैंक डीआरएस के अंदर। बैंक हम क्या कर देंगे 0.2 मिलियन, 0.2 है, चलो ये बाद में मैं बताता हूं। उसके बाद a check of rupees 0.9 million was returned by bank as dishonored. This check was received from the customer net of 10% settlement of discount. कहते हैं एक चेक रिसीव किया था भाई साहब से, चेक डिसऑनर हो गया और हमने उसको डिस्काउंट भी दिया हुआ था। अब पहले तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे, ऐसे ही है ना। कितनी अमाउंट से भला, 1 मिलियन से। तो 0.9 मिलियन तो उसने नेट करके दिया था, वो तो नेट हुआ ही नहीं। तो पहले करेंगे 0.9 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100, वो आ जाएगा 1 मिलियन। एंट्री पास कर लें, अकाउंट रिसीवेबल कर दोगे डेबिट 1 मिलियन से, बैंक कर दोगे क्रेडिट कितनी अमाउंट से भला 0. और डिस्काउंट अलाउड, या इसकी जगह क्या लिख देते होते हैं सेल 0.1। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, बैंक कैश बुक में क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल के नाम से यहां पर 0.9 नहीं आता, क्योंकि बैंक में बैंक की अमाउंट कितनी है, बैंक क्रेडिट कितने से हो रहा है 0.9 से। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया, चेक डिसऑनर हो गया ना। चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, हाँ, अब नॉर्मल एंट्री होती है अकाउंट सेल टू बैंक, लेकिन अगर उसके अंदर डिस्काउंट का भी चक्कर आ जाए ना तो अकाउंट सेल को हम ग्रॉस करते हैं। अब देखिए सवाल पढ़े जरा, कहते हैं 0.9 का चेक रिसीव किया था, उस भाई साहब ने ना हमसे 10% डिस्काउंट लिया था इसका, और हमने लिख दिया, लेकिन बाद में पता चला वो चेक तो ठीक ही नहीं था। तो क्या अभी हम उसको डिस्काउंट दें, तो हम उसको फिर ग्रॉस कर देते। तो 0.9 को, क्योंकि 0.9 जो है ना वो 90% अमाउंट है, क्योंकि उससे 10% डिस्काउंट माइनस करने के बाद दिए हमें पैसे, तो 90 पे डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 1 मिलियन। तो 1 मिलियन से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बैंक 0.9 से क्रेडिट, और अकाउंट रिसीवेबल या सेल 0.1 मिलियन। अब खत्म होगी बात। 0.1 यहां पर देखिए, एक एंट्री होती है चेक डिसऑनर की, अकाउंट रिसीवेबल टू बैंक। अगर डिस्काउंट का चक्कर ना हो तो यही एंट्री है, बट अगर डिस्काउंट का चक्कर आ जाए तो अकाउंट रिसीवेबल ग्रॉस अमाउंट से बैंक, और डिस्काउंट वो डेबिट होता है। अब हम उसे क्या करते हैं, क्योंकि रिवर्स करना है तो खत्म करना है, तो डिस्काउंट अलाउड की जगह हम क्या लिख सकते हैं सेल्स भी। अब ये तो एंट्री बन नहीं रही, ये आ गया 1 मिलियन, ये कितना आ गया 0.9, और ये आ गया 0.1। अब ये अकाउंट रिसीवेबल में प्लस भी होगा जाके, ये बैंक में से माइनस होगा, और ये सेल में से जाकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स किया डिस्काउंट। जब डिस्काउंट अलाउ रिवर्स करते हो तो प्लस करते हैं, और वैसे भी सेल क्रेडिट हो रहा है, तो सेल क्रेडिट होता है तो बढ़ जाता है। अब अभी आपको लगा के सवाल हो गया है, लेकिन इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब इसको खत्म 8.3 टोटल, इधर भी 8.3, और करो जरा 8.3 में से 4.2 भी माइनस करो, 0.2 भी माइनस करो, और 0.9 भी माइनस, कितना 3। ये बैलेंस आएगा आपका बैंक के नाम से करंट अकाउंट के अंदर। अब जरा और भी देखिए,
करंट अकाउंट में एसेट डेबिट होगा। अब इसका तो कुछ भी नहीं करना होता। ये 4.2 मिलियन क्या था पता है? नहीं, ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट थी, एक रिपेयर एक्सपेंस पे किया था। ये रिपेयर एक्सपेंस में भी जाएगा, ये बैंक चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट में भी जाएगा, और ये उधर, यानी इसकी डबल एंट्री होनी है। एक तो आप कैश बुक में लिख रहे हो और एक आप, अगर इससे भी आप आसान तरीके से करना चाहते हो एंट्री अप्रूव से, सबसे पहले यहां पर आए, इसकी एंट्री पास कर लें। इसकी तो एंट्री पास होती नहीं, आपको याद है जो चीज बीआरएस में जाती है उसकी एंट्री नहीं होती। जो चीज बीआरएस में जाती है उसकी एंट्री पास है। अगर सवाल के अंदर ये सवाल पेपर में आ जाए ऐसी चीज, तो आपने करना क्या है, सिंपल जाकर एक छोटी सी बीआरएस बनाकर उसका एडजस्टेड बैलेंस फाइंड कर लेना बस। इसकी तो एंट्री पास होगी स्टैंडिंग ऑर्डर की। किसकी पेमेंट की आपने? ऑफिस रेंट की। तो इसकी पता है एंट्री क्या पास होगी? ऑफिस रेंट डेबिट 4.2 है। बीआरएस की एंट्री याद कर ली थी ना कि सिर्फ कैश बुक में अगर डेबिट साइड पर जाएगा तो बैंक डेबिट, अगर क्रेडिट साइड पर जाएगा तो बैंक आगे। बैंक चार्जेस हैं 0.2 मिलियन के। हाँ जी, तो 0.2 मिलियन के बैंक चार्जेस बताएं कितने आएंगे? बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से? 0.2। फिर चेक रिसोल्वर की एंट्री है। चेक रिसोल्वर की एंट्री क्या पास किया आपने? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 1 मिलियन से, 0.9 से, और सेल को लिख दो। अब इसकी एडजस्टमेंट लिखो। ऑफिस रेंट किधर जाएगा? अदर एक्सपेंस में। क्या? वो कहता है कि आपने ऑफिस रेंट पे कर दिया 31 अगस्त। 31 अगस्त को पे किया तो 3 महीने का कैसे बनते हैं? एज पर स्टैंडिंग टू बाय क्वार्टरली ऑफिस रेंट टिल, अच्छा टिल 31 अगस्त 2021 तक। हमारा तो 30 जून तक बन गया, तो 1 जुलाई का और अगस्त का एडवांस चला गया, तो 2 महीनों का एडवांस भी हुआ। तो कितना एडवांस बना इसका? 4.2 3 महीनों का है ना, तो 3 पे डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? चलो अब इसका कर लेते हैं ना, इधर से देख लेते हैं। इसमें से 2.8 चला जाएगा प्रीपेड में और 1.4 चला जाएगा रेंट एक्सपेंस। 4.2 मिलियन जो पेमेंट की हुई है और रिकॉर्ड ही नहीं की हुई क्योंकि हमें तो पता ही नहीं चला था, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 2.8 लिख देंगे प्रीपेड के अंदर और 1.4 लिख देंगे रेंट एक्सपेंस के अंदर। ये 4.2 क्या होगा? बैंक में से जाकर आपका बैंक का बैलेंस कितना गिवन है कैश बुक के हिसाब से? 8 मिलियन था। 8.3। अब ये देखें, यहां पर मैं 8.3 लिख, माइनस हो जाएगा 4.2। अब दूसरी एडजस्टमेंट में आ जाए, बैंक चार्जेस किधर जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट में जाकर ये क्या हो जाएगा? बैंक में से ये अकाउंट रिसीवेबल में क्या हो जाएगा जाकर? प्लस। ये बैंक में से और ये सेल में जाकर ऐड हो जाएगा, ये बैंक का बैलेंस आ जाएगा। बीआरएस के अंदर जो चीज जाती है उसकी एंट्री पास, बाकी एंट्री पास कर लो। जिधर जिधर इसका इफेक्ट जाता है वो लिख लो। तो बीआरएस के अंदर आपने इस तरह से सवाल हल कर, वो तो मैंने बीआरएस वैसे बनाना सिखाई कि बीआरएस भी बना सकते थे। तो एंट्री पास से ये हो जाता है कि हमें पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इसका दूसरा इफेक्ट किधर किधर जा रहा है। कोई और क्वेश्चन है इसमें? नहीं, इसका एक सवाल है वो FR1 में आया था, इस एस टाइप का क्वेश्चन, बाकी तो ये एक ही सवाल है। हाँ, पेपर में अगर आ जाता है ना तो जो बीआरएस में चीज जाएगी उसको तो इग्नोर कर देंगे और जो कैश होगी उसकी एंट्री पास करके उसका इफेक्ट देख लेंगे। ठीक है, अब आए जरा एडजस्टमेंट नंबर 5। 30 जून 21 फुली, इसको निकाल दें, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये पेपर करनी नहीं आता। डिस्पोजल है ना, तो डिस्पोजल हमारे सिलेबस में नहीं है।
एडजस्टमेंट नंबर 6 पे आ जाओ। अब जरा ध्यान से देखना है, एडजस्टमेंट नंबर 6, ये प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट है। लिखा हुआ है इन एडिशन टू स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ 3.9 मिलियन अगेंस्ट ट्रेड डेटर्स 13 मिलियन। कमाल की अच्छी एडजस्टमेंट आई, और बाकी के ऊपर 5%। अब देखिए आपके अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं? क्रेडिट का आपने कहा ही क्या हुआ? है, डेटर कितने? हाँ जी बताएं, डेटर्स कितने हैं हमारे? 40 प्लस इसमें 1 ऐड कर दूं, हैं? वो वाला यस। चेक लिखवाना वाला। और तो नहीं था कि ऊपर कोई अकाउंट परचेज शेयर रिटर्न का कोई चक्कर, कोई अकाउंट सेल में नहीं था ना कहीं? नहीं है। कितना हो गया? 43। अब जरा उसकी इंटरेस्टिंग बात देखिए। चलो इंटरेस्टिंग बात आप मुझे बताएं, इसको पढ़ के मुझे कैरी डाउन फाइंड करके दें। इसको पढ़ के जो एडजस्टमेंट ये लिखी हुई है ना, इसका सिर्फ पढ़ के मुझे कैरी डाउन फाइंड करके दे दें। 5.4 आपका 5.4 आ गया, मेरा भी 5.8 आपका 5.8 है। इस एडजस्टमेंट को पढ़ के आपने सिर्फ मुझे कैरी डाउन फाइंड करके देना प्रोविजन का। फाइव पॉइंट 4 हाफ नाल 4.35। अब इधर देख लो, टाइम थोड़ा है तो इसलिए कर लेते हैं। देखिए इस 43 में 13 की प्रोविजन उसने 3.9 दे दी और 30 के ऊपर उसने परसेंटेज दे दी। समझ लगी? उसने कहा 13 के ऊपर स्पेसिफिक प्रोविजन है, इसका मतलब फिर हम बाकी निकालते होते हैं पहले। तो बाकी कितने बच गए? 30 का 5% कितना बनता? 4.5 और टोटल कर लो 5.4 5 पॉइंट, ये हमारा कैरी डाउन। और ब्रॉडर कितना है? 4.5। प्रोविजन कम हुई ज्यादा? ज्यादा हो गई, तो ज्यादा हो गई तो वो एक्सपेंस में लिख देंगे और इसको डेटर में से माइनस भी कर देंगे। ठीक है।